जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 की मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न को करेंगे फ्रेंड्स। आप सभी वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी अपने अपने फोन को इस तरह से रोटेट कीजिएगा, आपको सभी प्रश्न बड़े नजर आएगा। तो इस क्लास में रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, साइंस के प्रश्न को शामिल किया गया है। जो भी आपके पास शब्द, अक्षर, संख्या, नंबर दिया जाए, आप उन पर विचार कीजिएगा फ्रेंड्स। जैसे कि आज का पहला क्लास की पहला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ध्यान से देखेंगे, ये आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखेंगे नंबर 13, 35, 57, 79। काफी देखो नंबर बड़ी पे जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से प्रश्न को सोच सकते हो। हम 1 से जाएंगे 3 पर, यहाँ पर सिर्फ 1 से जाएंगे 3 पर, तो यहाँ 2 का प्लस किया गया है। 3 से जाएंगे 5 पर, तो यहाँ भी 2 का प्लस है। 5 से जाएंगे 7 पर, तो 2 का प्लस। 7 से 9 पर 2 का प्लस। 9 से 11 पर 2 का प्लस। आगे भी आप 2 प्लस करते हो, 11 दूनी 13 होगा। अब आगे फिर देखिएगा फ्रेंड्स, 3 से जाएंगे 5 पर, तो यहाँ पर भी 2 का प्लस है। 3 से जाएंगे 5 पर, 2 का प्लस। फिर आप इस तरह से आगे देखिएगा, 5 से जाएंगे 7 पर, 2 प्लस। 7 से जाएंगे 9 पर, 2 प्लस। 9 से 11 पर 2 प्लस। 11 से 13 पर 2 प्लस। तो आगे भी आपको यहाँ पर 2 प्लस करना है। यदि हम आगे भी यहाँ पर 2 प्लस करते हैं, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि 13 और 2 15 होता है। यानी कि इन क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 13 15 होना चाहिए, और 13 15 यहाँ से विकल्प ए में है। तो आपका विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब होगा। विकल्प ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये प्रश्न आपका एनोलॉजी से लिया गया है। 65 का संबंध 900 के साथ है, तो 53 का संबंध किनके साथ होगा? 65 को हम क्या करें? 900 होगा। यदि फ्रेंड्स हम इन 6 और 5 को आपस में गुना करते हैं, तो 6 पंचे के 30 होगा, और यहाँ से 30 का स्क्वायर करेंगे तो 30 का स्क्वायर 900 मिलेगा, और यहाँ पर ये 900 दिया है। सेम उसी प्रकार 5 और 3 को गुना करेंगे, तो 5 और 3 को गुना करेंगे 15 होगा, और आप यहाँ से 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 15 का स्क्वायर 225 होगा। 15 का स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड्स? 225। तो यहाँ से आपका विकल्प डी राइट आंसर होगा। डी क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल आपका सही जवाब होगा, प्रश्न संख्या 2। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। आपके पास 3 शब्द दिया गया है, देश, राज्य, शहर। तो आप यहाँ पर बता सकते हो कौन सा डायग्राम बनेगा देश, राज्य, शहर का। तो फ्रेंड्स देखो, देश के अंदर कौन आएगा? राज्य आएगा। राज्य के अंदर कौन आएगा? शहर आएगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम देश का डायग्राम बना लेते हैं। अब इसी के अंदर कौन आएगा? तो इसी के अंदर राज्य आ जाएगा, और राज्य के अंदर कौन होते हैं? तो शहर होते हैं। तो आपका कुछ इस प्रकार से डायग्राम यहाँ से बनेगा, जो कि यहाँ पर आपको विकल्प सी में नजर आ रहा है। तो इसका सही जवाब विकल्प सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स, और मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपका जो है HW का है। आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस टाइप के प्रश्न हम कई बार करा चुके हैं। तो उम्मीद और कोशिश रहेगा, आस रहेगा
कि आपका जो है आप इनका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। और इससे पहले फ्रेंड्स हम आपको बता दें, यदि आप सभी को प्रश्न समझ में आ रहा है तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिएगा। साथ में अपने क्लास के टाइम टेबल को नोट कीजिएगा, 5 AM 11 AM और शाम के 7 PM। इन 3 क्लास के साथ आप डेली जुड़िएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 5 है। कहता है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो आपके ये प्रश्न चिन्ह का स्थान है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 42 है और 27 है। तो फ्रेंड्स हम 25 और 12 को क्या करें 27 हो जाए, 18 और 26 को क्या करें 42 हो जाए, 19 और 31 को क्या करें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। जो लॉजिक फ्रेंड्स आप इन दोनों में लगाते हो वही लॉजिक आपको सेम इनमें भी लगाना है। तो थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। हम क्या करते हैं 25 को ये 1 के साथ गुना करते हैं, सिर्फ 1 के साथ 25 गुना 1 करेंगे तो यहाँ से 25 मिलेगा। फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये पीछे वाले 2 को इनके साथ हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो 25 2 27 और यहाँ पर दिया गया है। सेम उसी प्रकार इन 18 को हम क्या करेंगे 2 के साथ गुना करेंगे, तो 18 दूना के 36 होगा। और ये पीछे वाले जिस प्रकार यहाँ पर 2 को जोड़े थे उसी प्रकार यहाँ पर हम 6 को जोड़ देते हैं, तो 36 और 6 यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 42 हो रहा है और 42 दिया गया है। तो 19 को आप 3 के साथ गुना करो, 19 दिया के 57 होगा और पीछे वाले नंबर 1 को इसमें ऐड कर दो, तो 57 और 1 58, यानी कि इस जगह क्या आएगा तो 58 आएगा। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि विकल्प बी में है। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ से विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। कहता है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द का चयन करें। आपके पास 4 विकल्प हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी प्रकार से समान होगा जबकि एक अलग होगा। उन्हीं एक अलग का यहाँ से चयन करना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे बढ़ई, वास्तुकार, पत्रकार और नौकरी, कौन अलग है। यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स बढ़ई, वास्तुकार और पत्रकार ये सभी जो हैं काला हैं, ये सभी क्या है काला हैं। पर नौकरी क्या है फ्रेंड्स काला नहीं है, नौकरी आवश्यकता है। नौकरी क्या है तो नौकरी आवश्यकता है, इसलिए आपका यहाँ से सबसे अलग और भिन्न जो होगा वह विकल्प डी होगा। यहाँ से सबसे अलग और भिन्न क्या होगा फ्रेंड्स, तो आपका सबसे अलग और भिन्न विकल्प डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। तो हम आपको बताए हैं इस टाइप के कभी भी आपके पास प्रश्न आते हैं तो आप अक्षर और खाली स्थान को गिन लीजिएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर टोटल 12 आपको जो है घर दिखाई दे रहा है। यहाँ से 2 3 4 6 किसी आप एक का यहाँ से ग्रुप बनाओ। ग्रुप बनाने से पहले हम देखेंगे इसमें कितने प्रकार के अक्षर यूज हुआ है। यहाँ पर देखेंगे ए, उसके बाद बी, सी, ई, एफ, जी, आई, तो यहाँ पर आपको बहुत प्रकार के अक्षर यूज दिखाई दिया है। तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले यहाँ पर 3 प्रकार का ग्रुप बनाकर देखो। यहाँ पर हम 3 प्रकार के यदि ग्रुप को बनाते हैं तो 3-3 जगह से कट कीजिएगा। तो ए बी सी, यहाँ पर हम सी भर दिए। उसके बाद देखो ए बी सी, उसके बाद सी डी ई, उसके बाद ई एफ जी, उसके बाद जी एच आई, यानी कि आगे वाला जो है फ्रेंड्स ये सभी में कॉमन रूप से आ रहा है। तो ए बी सी, सी डी ई, ई एफ जी, जी एच आई, तो आपने क्या क्या भरे हो सी डी ई जी
एच भरे हो, CDEGH, तो कौन सा विकल्प में है CDEGH? तो यहां से आपको विकल्प ए में नजर आएगा। तो यहां से आपका विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स? विकल्प ए यहां से बिल्कुल सही जवाब होगा। विकल्प ए क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ये भी आपका प्रश्न एनोलॉजी से ही लिया गया है। तितली का संबंध इल्ली के साथ है, तो भेड़ का संबंध किनके साथ होगा? देखो फ्रेंड्स, तितली जो है इल्ली के साथ संबंधित हैं, तो भेड़ का संबंध मेमना के साथ होते हैं। यानी कि भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है। जिस प्रकार तितली फ्रेंड्स, तितली के बच्चे को इल्लिया तो कहा जाता है, उसी प्रकार भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है। यहां से आपका विकल्प भी सही होगा। यहां से बी क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। ब्लड और रिलेशन के प्रश्न है। देखो, कहा था एम की माँ आर की केवल एक पुत्री है। देखो फ्रेंड्स, एम की माँ जो है, एम की माँ कौन है? आर है। ठीक है, एम की माँ, अच्छा, एम की माँ आर की केवल एक पुत्री है। यानी कि ये जो है आर की केवल एक पुत्री है। ठीक है, और ये आपका माँ है। एम की माँ आर की केवल एक पुत्री, यानी कि एम की माँ आर की केवल एक पुत्री, और यही एम ही है। आगे बढ़िएगा। ए आर का इकलौता पुत्र है। ए जो है आर का इकलौता पुत्र है, तो ए को आप यहां से बनाइएगा। ए आर का इकलौता पुत्र है, तो इसको यहां से प्लस कीजिएगा। अब यहां पर आप देखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा है कि एम का ए से क्या संबंध है। जिसके पास से लगा होता है फ्रेंड्स, वही प्रश्न पूछता है। तो से किसके साथ लगा है? तो से ए के पास लगा है। तो ए ने एम को क्या कहेगी? क्या लगता है या लगती है? ये तो हम देख रहे हैं फीमेल है, और ये दोनों आपस में भाई बहन है। तो फ्रेंड्स, ए जो है एम की बहन होगी। यहां से आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा? इसका राइट आंसर बी होगा। नहीं विश्वास है तो आप यहां पर देख लो। कहा एम की माँ, एम की माँ आर की केवल एक पुत्री है। यानी कि एम की माँ जो है वह आर की केवल एक पुत्री है। तो एम की माँ कौन है? एम की माँ आर है, और आर की केवल एक पुत्री है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही जवाब बी आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। कहता है यदि हरा के विपरीत काला है, तो पीला के विपरीत कौन सा फलक है? क्या आपको यहाँ पर कुछ कॉमन नजर आ रहा है? तो कॉमन दोनों में से कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो ये आपका एडवांस लेवल के जो है फ्रेंड्स डाइस के प्रश्न है। यहाँ पर आपको बोल दिया हरा का विपरीत यहाँ पर दिया है काला है। तो जब हरा का विपरीत काला हो गया, तो लाल का विपरीत यहाँ से नीला होगा। ऐसे ही इसका विपरीत निकाला जाता है। और सफेद का विपरीत यहाँ से पीला होगा। हमसे पूछा है पीला का विपरीत, तो पीला का विपरीत सफेद, सफेद का विपरीत पीला होगा। यहाँ से आपका डी सही जवाब होगा। इस टाइप के प्रश्न एडवांस लेवल के होते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर यहां से क्या होगा? आपका राइट आंसर यहां से डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर आपके पास कुछ शब्द दिया है, जैसे देखेंगे बुआई, जुताई, कटाई, निराई। तो देखो सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले फ्रेंड्स जुताई करेगा। जुताई का क्रम 2 है। जुताई करने के बाद क्या करेगा? फिर खेतों में बीज को बोएगा। बुआई, बुआई का क्रम 1 है। बुआई करने के बाद क्या करेगा? फिर निराई करेगा। निराई का मतलब जो भी फसल है उसमें से जो भी घास पतवार है उसको निकालेगा। जब फसल पक जाएगा तो फिर कटाई करेगा। कटाई का क्रम 3 है। तो यहाँ से आपका 2 1 4 3 का सीरीज बनेगा।
2 1 4 3, यानी कि यहां से आपका बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहां से बी वाले क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। तो ये आपका प्रश्न संख्या 12 है। यदि किसी घड़ी में 3 10 है तो उसका जल दर्पण प्रतिबिंब कितना समय दिखाएगा। देखो यहाँ पर जल प्रतिबिंब पूछा है, ठीक है। यदि दर्पण पूछता तो 1160 में माइनस करते, और यहाँ जल पूछा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 660 में इसको यहाँ से माइनस कर देंगे। 660 में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सॉरी 660 में बोलते हैं, 630 में किसमें माइनस करते हैं, तो 630 में इसको माइनस करते हैं। कब, जब जल प्रतिबिंब बोलते हैं तब। तो यहाँ पर आपका होगा 320, यहाँ से आपका सही जवाब होगा 320। यहाँ से आपका सी वाले राइट आंसर होगा। सी वाले क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। कहता है यदि बी डबल ओ के बुक को 30 बी के लिखा है, एग्जाम को 25 EM लिखा है, तो LO अक्स आर को क्या लिखोगे। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखते हो प्रश्न को, तो यहाँ पर बी है और यहाँ पर के है और यहाँ पर बी के लिखा गया है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर EM लिखा गया है, तो यहाँ पर एल है, यहाँ पर आर है, तो पीछे तो LR आ जाएगा। तो LR तो सभी में है, लेकिन अब ये लॉजिक लगाना है कि आप 30 कहाँ से आया। तो 30 कहाँ से आया, ओ का नंबर 15, ये भी ओ का नंबर 15, 15 और 15 को जोड़ दिया, 30 आ गया, और ये आगे और पीछे वाले को यहाँ पर सटा दिया। उसी प्रकार अक्स का नंबर 24 और ए का नंबर 1, तो 24 और 1 यहाँ पर 25 होगा, आगे और पीछे वाले के 25 के पीछे सटा दिया। तो सेम लॉजिक आप यहाँ पर लगाइएगा। ओ का नंबर 15, अक्स का नंबर 24, इसको आप जोड़िएगा तो होगा 39, और पीछे और आगे वाले 39 के पीछे सटा दो, तो 39 LR होगा, 39 LR। यहां से आपका बी सही होगा, यहां से बी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 14 को देखिएगा। कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जी और अक्षर एस के बीच, ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। जी और एस के बीच में जी, जी के बाद H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, इनके बीच में। तो इनके बीच में निकालने के लिए आप एक इधर से काटो, एक इधर से, दोनों साइड से आप कट करते चलो, अपने आप जो आएगा फ्रेंड्स वो अपने आप आपके बीच में आएगा। इनके बीच में कौन आ रहा है, तो आप कहिएगा इनके बीच में M आ रहा है। इनके बीच में कौन आ रहा है, M आ रहा है, तो आपका यहाँ से B क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर होगा। इधर से कितना कट हुआ, 1 2 3 4 5 6, इधर से 1 2 3 4 5 6, जी बिल्कुल राइट आपके पास बी होगा। लेकिन आपके पास और एक तरीका भी था। जी का नंबर क्या होता है, जी का नंबर 7 होता है, एस का नंबर क्या होता है, 19 होता है। इन दोनों को आप जोड़ो और 2 से भाग लगाओ, जोड़ेंगे 26, 26 बटे के 2 कट के आया 13, बस 13 पर क्या आते हैं, एम आते हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिखते तो आपका डायरेक्ट भी यहाँ से आंसर हो जाता। यहाँ से आपका राइट आंसर बी होगा। बी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 15 को देखेंगे। कहता है एक आदमी उत्तर दिशा में 30 मीटर जाता है। इसके लिए आप पहले डायरेक्शन जानते हो ना, ऊपर की तरफ क्या होता है फ्रेंड्स, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण, दाएं हाथ की तरफ पूर्व, जस्ट उसका उल्टा पश्चिम होता है। अब बोला एक आदमी उत्तर दिशा में 30 मीटर जाता है फिर दाएं मुड़ता है। फ्रेंड्स यदि मान लेते हैं ये आदमी इस जगह है और उत्तर दिशा में 30 मीटर जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर जाता है, दाएं मुड़ा और 20 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ा 30 मीटर जाता है, यानी कि देखो
दाएं मुड़ेगा तो नीचे की तरफ आएगा। यदि ये 30 इतना लाइन है तो ये भी लाइन इतनी दूरी तक जाएगा, ये 30 मीटर। तो अब पूछ रहा है तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है। चलना स्टार्ट यहाँ से किया, अभी यहाँ है। हम देख पा रहे हैं कि ऊपर यदि 20 है तो ये दूरी भी आपका कितना होगा, ये दूरी भी आपका 20 होगा। तो प्रारंभिक स्थिति से वह अभी 20 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से आपका विकल्प एक क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। विकल्प एक क्या होगा आपका, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए देखते हैं अब जीके जीएस के प्रश्न को। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑल कर लीजिएगा। तो प्रश्न कहता है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। यहाँ से आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। यहाँ से आपका विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। किसके शासन काल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। यहाँ से आपका विकल्प डी सही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। यहाँ से आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन थे। तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी थे। यहाँ से आपका विकल्प ए सही होगा। अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था। तो आर्थिक क्षेत्र में अधिक था। यहाँ से आपका विकल्प सी राइट आंसर होगा, आर्थिक क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी ने। यहाँ से विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ। तो बम्बई और थाने के बीच हुआ था। और आप कमेंट में ये बताइएगा कि ये कितना फ्रेंड्स दूरी चला था, बम्बई और थाने के बीच कितना दूरी चला था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं। तो रमेश चंद्र दत्त हैं। यहाँ से आपका विकल्प डी सही होगा, रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी। तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। कहता है निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी या नदिया को। इसका जवाब कमेंट में बताना है। 12 को देखेंगे। भूकंप का कारण क्या है। तो भूकंप का कारण है भूघूर्णन। यहाँ से आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 13 प्रश्न को देखिएगा फ्रेंड्स। किस ज्वालामुखी में अक्सर उजागर होती रहती हैं। तो जागृत ज्वालामुखी में। यहाँ से आपका विकल्प ए सही होगा, जागृत ज्वालामुखी में। प्रश्न 14 को देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कटोपेक्सी कहाँ स्थित है। तो इक्वेडोर में स्थित है। यहाँ से आपका डी सही होगा, इक्वेडोर में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी
पर्वत हैं? तो माउंट कटोपेक्सी। यहाँ से आपका सी राइट आंसर होगा माउंट कटोपेक्सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो कैस्पियन सागर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर आएगा। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। निम्नलिखित में विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है? तो सुपीरियर जो है ये सबसे मीठी झील है। यहाँ से आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है? तो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है मरीना ट्रेंच। यहाँ से आपका डी राइट आंसर होगा मरीना ट्रेंच। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल है। यहाँ से आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा एंजिल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। स्टेनली जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो कांगो नदी से संबंधित है। यहाँ से आपका सी सही जवाब होगा कांगो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। यूरेनस की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स यूरेनस की खोज हर्शले ने किया था। यहाँ से आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा हर्शले। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। यहाँ से आपका डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर होगा 59%। यहाँ से आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा 59%। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं क्योंकि क्या इसका कारण है? उच्च वायु वेग के कारण? नहीं, ये तो गलत होगा। निम्न ताप के कारण? ये भी गलत होगा। निम्न आर्द्रता के कारण? हाँ, ये बिल्कुल सही है क्योंकि रेगिस्तानों में आर्द्रता की कमी है, इसलिए आपका यहाँ से सी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूह से मिलकर बना है? इसका राइट आंसर यहाँ से होगा इंडोनेशिया। विकल्प डी देखिएगा, राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित हैं? तो अफ्रीका। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या आएगा? अफ्रीका। विकल्प डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। यहाँ से आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इसका सही जवाब होगा चावल। यहाँ से आपका डी राइट आंसर होगा चावल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। भारत के रेल के डिब्बों को कहाँ बनाए जाते हैं? तो कपूरथला तथा पेरम्बूर में बनाए जाते हैं। यहाँ से आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा और मैथ के प्रश्न को आप सभी पहले ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, तो जाकर आपसे फ्रेंड्स हल हो जाएगा। जैसे ये आज की क्लास का यहाँ से देखिएगा ध्यान से। पहला प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है तीन संख्याओं का अनुपात 1, 2, 3 है। यदि उनका महत्तम समापवर्त 8 है
तो उनका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। देखो आप सबसे पहले महत्तम आपका HCF 8 दिया है, तो यहाँ से हम 1 2 3 का HCF निकालेंगे। तो आप जानते हो ना फ्रेंड्स, 1 2 3 का HCF क्या आएगा, इनमें जो संख्या सबसे छोटी होगा और वह सभी को काट देगा वही HCF होगा। आप देखिएगा, एक को एक काटेगा, एक को दो काटेगा, एक को तीन काटेगा, तो इसका HCF यहाँ से क्या आ जाएगा, तो इसका HCF 1 आएगा। और रियल में HCF कितना है, रियल में HCF 8 है, तो ये 1 किसके बराबर होगा, तो आप कहिएगा 1 8 के बराबर होगा। आगे फिर क्या पूछा, एलसीएम पूछा, तो आप पहले किसका एलसीएम लीजिएगा, तो आप पहले अनुपात वाले का एलसीएम लीजिएगा। जो आपके अनुपात का एलसीएम आएगा वो 8 को उसके साथ गुना कर दो, तो आपका टोटल एलसीएम निकल के आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर 1 2 3 का एलसीएम लेंगे, तो 1 2 3 का एलसीएम 6 आएगा। 1 2 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। जबकि अनुपात 1 का वैल्यू 8, तो अनुपात 6 का वैल्यू आप बोलिएगा 48 होगा। अनुपात 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 48। तो यहाँ से आपका विकल्प डी करेक्ट होगा। यहाँ से विकल्प डी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 को ध्यान से देखिएगा। कहता है इतना इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इस टाइप के प्रश्न निकालने के लिए जानते हो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये दोनों को आपस में गुना किया जाता है, ऊपर वाले को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ से हम 8 गुना 3 करेंगे 24 होगा, और 24 में हम 5 को जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। बटे के क्या लिखिएगा, 8 लिखिएगा, प्लस 6 बटे के यहाँ पर आपको 16 लिखना है, माइनस 5 बटे के यहाँ पर 24 लिखना है, प्लस इन दोनों को आप गुना करो, 3 दुना के 6, 6 में 1 को जोड़ेंगे 7, 7 बटे के आपका ये 2 होगा। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, 8 16 24 2 का एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम 8 16 24 2 का आप एलसीएम लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका एलसीएम 48 आएगा। एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 48 आएगा। तो 8 से भाग हम 48 में मारेंगे तो 6 बार में जाएगा, 29 गुना 6 करेंगे, 9 छा के 54 होगा, हासिल 5, 5 दुना 10, 10 और सॉरी 9 छा के 54 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि हम 8 से भाग 48 में देंगे तो 8 छाक 48, और फिर 29 गुना 6 करेंगे, 9 छा के 54 के लिए 4, हासिल 5, फिर 6 दूना के 12, 12 और 5 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, प्लस 16 से भाग 48 में देंगे, 16 तिया के 48, 6 तिया के 18 होगा, माइनस 24 दूना के 48, 5 दूना के 10 होगा। 2 से भाग 48 में देंगे, 24 बार में जाएगा, 24 गुना 7 कीजिएगा तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 दूना 14 दो के 16 होगा। अब यहाँ से जितना भी प्लस है आप सभी प्लस को एक साथ जोड़िएगा, जैसे 174, 18 और 168, तो सभी को यहाँ से हम एक साथ जोड़ देते हैं। 8 और 8 16, 16 4 आपका यहाँ पर 20 के लिए 0 होगा, हासिल 2 रहेगा, 6 और 2 8, 8 1 9, 9 7 16, 16 के लिए 6, हासिल 1 रहेगा, 1 1 2, 2 1 3 होगा, 360 और बटे के क्या माइनस क्या हो जाएगा, 10 बटे के आपका यहाँ से 48 होगा। 360 में से 10 चला जाएगा तो 350 बटे के 48 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कटिंग कर देंगे फ्रेंड्स 2 से, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंच के 10, और ये आपका 24 बार में कट हो जाएगा। तो आपका सही जवाब 175 बटे के 24 होगा। 175 बटे के 24 यहाँ से हम देखेंगे तो आपको विकल्प सी में नजर आएगा। इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स, विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। टाइम एंड वर्क के प्रश्न है। देखो कहता है एक किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ए ने किसी काम को कितने दिन में करता है, 24 दिन में करता है, लेकिन बी उसी कार्य का 2/5 भाग, 2/5 भाग का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, ये 2/5 भाग जो है ये आपका 6 के बराबर होगा, सॉरी 12 के बराबर होगा।
2/6 भाग 12 के बराबर होगा। ऊपर से आप यहाँ पर कट रहे हैं तो कट कीजिएगा और ये कोना कोनी क्या होगा, गुना होगा। तो 6×5 के 30 होगा। इसका अर्थ हुआ बी ने 24 दिन में काम समाप्त करता है, तो सॉरी ए ने 24 दिन को काम में समाप्त करता है तो बी ने 30 दिन समय लेता है। अब यहाँ से देखेंगे पहले टोटल काम कितना है। तो टोटल काम कैसे निकालेंगे, 24 और 30 का आप एलसीएम लीजिएगा। 24 और 30 का एलसीएम 120 होगा। 24 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 120। यानी कि हम कह सकते हैं टोटल काम 120 है और ये 24 दिन का समय लेता है। डेली ये 5 काम करता है। 24 से आप भाग दे दो 120 में तो 5 बार में कट जाएगा। उसी प्रकार ये 30 दिन का समय लेता है तो पर डे ये 4 काम करता है, लेकिन दोनों 6 दिन तक मिलकर कार्य किया है। अब बताओ, ए ने 5 काम करता है एक दिन में, बी ने 4 काम करता है। दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में 9 काम होगा, एक दिन का 9 काम, लेकिन वह 6 दिन तक काम किया है तो टोटल काम कितना हो चुका है, 54 काम हो चुका है। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं 120 में से 54 काम हो गया तो शेष कितना काम बचा, 10 में से 4 जाएगा 6 होगा, 11 में से 5 जाएगा 6 होगा। आप कहिएगा शेष काम 66 बचा है, कितना में से, तो टोटल काम आपका 120 था तो आप कहिएगा 120 में से, तो यहाँ से आपका 120 लीजिएगा। अब यहाँ पर हम कटिंग करेंगे, देखिएगा ध्यान से। आपका कटिंग हो जाएगा 33 बार में और ये आपका होगा 60 बार में। फिर आपका 3 से कटिंग होगा 1 1 और ये होगा 3 दूना के 6, यानी कि 11/20 काम अभी जो है शेष बचा हुआ है। कितना काम बचा है, 11/20 काम। यहाँ से आपका विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ से विकल्प सी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 4 को ध्यान से देखिएगा। देखो कहता है 2 पर पावर 7 गुना 3 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 3 गुना 7 7 के कितने गुणनखंड, और वह भी सम गुणनखंड पूछा है। तो सम गुणनखंड निकालने के लिए आपको पहले टोटल गुणनखंड निकालना होगा, फिर ओड गुणनखंड निकालना होगा, फिर टोटल में से ओड को जब माइनस करोगे तो सम आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से लिख लेते हैं। देखो 2 पर पावर 7 गुना 3 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 3 गुना 7 पर पावर कुछ नहीं तो 1 तो होगा। तो टोटल गुणनखंड यहाँ से निकालेंगे। टोटल गुणनखंड कैसे निकालेंगे, आप जानते हो ना फ्रेंड्स, ये नीचे वाले से तो हमको कोई मतलब ही नहीं है गुणनखंड जब हम निकालेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 7 में 1 को जोड़ेंगे 8 होगा, 4 में 1 को जोड़ेंगे 5 होगा, 3 में 1 को जोड़ेंगे 4 होगा, 1 में 1 को जोड़ेंगे 2 होगा। तो ये टोटल आपका गुणनखंड आ जाएगा 8 पंचे 40, 40 4 16 9 32। टोटल आपका गुणनखंड यहाँ से 320 आया। उसके बाद आप फिर ओड गुणनखंड निकालोगे। ओड कैसे निकालेंगे, तो ओड निकालने के लिए सम वाले को छोड़ देंगे। इसमें सम वाले कौन था, ये 2 जो था सम वाले था, इनको यहाँ से छोड़ देंगे। उसके बाद देखिएगा ये 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 होगा, 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 होगा, 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 होगा। सभी को यहाँ पर गुना करेंगे, 5 चौक 20, 20 दूना के 40, यानी कि आपका ओड जो है 40 आया, टोटल आपका 320 आया। तो आप यहाँ से अब इवन निकाल लो, यानी कि यहाँ से सम निकाल लो। घटा देंगे तो यहाँ से आपका सम आ जाएगा। तो सम गुणनखंड आपका 280 होगा। सम गुणनखंड की संख्या क्या होगा, तो 280 हो जाएगा। यहाँ से आपका विकल्प भी बिल्कुल सही होगा। विकल्प भी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 5 को ध्यान से पढ़िएगा। कहता है दिए गए गुणनखंड 34 51 पर पावर 51 गुणा 531 पर पावर 43 में इकाई का अंक क्या होगा। आप नोट कीजिएगा, आपसे कभी भी 0 1 5 और 6 दिया जाए और इसका इकाई का अंक पूछे, इसके ऊपर पावर कितना भी क्यों ना लगा दे, इसके ऊपर पावर मान लो कितना भी कुछ लगा दे, इसका मान कभी भी नहीं बदलता है। इसका मतलब देखो हम इकाई में 1 देख रहे हैं, कितना भी पावर लगाएगा तो 1 ही होगा। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं इकाई में 1 है, इसका भी कितना भी पावर लगाएगा तो 1 ही होगा। तो 1 गुना 1 कीजिएगा 1 होगा, यानी कि इसका इकाई का अंक क्या आएगा, तो इसका इकाई का अंक आप कह सकते हो 1 होगा। और 1 कौन सा विकल्प में दिया गया है, तो विकल्प सी में दिया गया है।
तो आपका विकल्प से यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद और कोशिश करेंगे कि आप सभी यहाँ तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो। अब आप सभी क्या कीजिएगा, वीडियो को यहाँ से फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑल कीजिएगा। और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सभी ग्रुप में फ्रेंड्स आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और आपके क्लास के टाइम टेबल को नोट कीजिएगा। 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM, इन 3 क्लास के साथ आप डेली जुड़िएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसा रहा अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।